हमारे पास जो यूनिट है, यूनिट 5 एज पर सिलेबस आउटलाइन, दिस इज नोन एज केमिकल एनर्जेटिक्स। अच्छा बेटा, हम ना नॉर्मली इस यूनिट को 3 सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो मैं डिवीजन बता रहा हूँ, ये हम टीचर नॉर्मली अपनी ईज के लिए करते हैं। सिलेबस में आप देखेंगे तो उसने डिफरेंट सेक्शन वाइज आपको बताया हुआ है। इसमें बेटा पहला सेक्शन जो हमारे पास होगा, वो हमारे पास है रिलेटेड विद डेफिनेशंस। यहाँ पे ना बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लाइक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन एंड सो ऑन। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वो अंडर दिस हेडिंग हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जी। दूसरे नंबर पे बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हीट चेंज, इसे हम Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी। माइनस क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है, वो बेटा मैं आपको आगे बताऊंगा। या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा एच नॉट। अब यहाँ पे ना डेल्टा एच जो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज लिखता हूँ। ये बेटा आपके पास SOL सोल्यूशन भी हो सकता है, N न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है, C कंबस्टन, कुछ भी हो सकता है। इसको फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिंपल लिख रहे हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी ओवर एन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये वाला फार्मूला हम देखेंगे इंशाल्लाह। एंड लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बल्कि E2 हमारा स्टार्ट ही इसी टॉपिक से होता है, और E2 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्न हाइपर साइकिल, वो इसी की एक्सटेंशन भी है। इसको बेटा हम कहते हैं हेस ला, इसे आप हेस साइकिल भी कहते हैं। ये साइकिल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये सारी की सारी चीजें बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। तो ये बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह ताला जी। तो अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं जी। अच्छा बेटा, सबसे पहले ना मैं आप लोगों के साथ जो डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, विच इज वेरी वेरी इजी, एंड इट इज एक्सटेंशन ऑफ ओ लेवल IGCSE नॉलेज एज वेल। वहां पे आप लोग ना एंथैल्पी चेंज, बॉन्ड एनर्जी यूज करते हुए करते थे, तो वो बेटा हम यहाँ पे देखेंगे। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले थोड़ा सा ओ लेवल की इंफॉर्मेशन भी आपको बताता जाऊं, ताकि हम सारे के सारे एक पेज पे हों, और अगर कहीं पे आप लोगों को कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए, और आगे हमारे लिए आसानी हो जाए। अच्छा बेटा, हम सबसे पहले ये साइन यूज करेंगे डेल्टा। मैं फॉर द टाइम बिंग ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, ताकि मैं एक एक पॉइंट डिटेल में बता सकूं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज बेटा। अब बेटा हम यहां पे लिखते हैं डेल्टा। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज भी आपको बता दूं, ताकि हम सारे एक ही। अब बेटा हम यहाँ पे ना एक और कंसेप्ट, एक और चीज यूज करेंगे, ओह अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सा। जी बेटा, ये जीरो, और ये जो मैथ के स्टूडेंट उन्हें पता है, ये नॉट आपके पास होता है, यानी जीरो ही बेसिकली आप इसे कहते हो। ये हम जब साइन यूज करेंगे, इससे मुराद हमारे पास होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये आप लोगों ने सेट पढ़े होंगे, ये नहीं पता सब बच्चों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े। ये नॉट होता है, यानी जीरो सा समझ लें आप। इसलिए बास पुराने पेपर में सिर्फ जीरो का सभी साइन बना होता है, लेकिन हम जीरो के साइन के दरमियान ये चीज भी लाजमी यूज करते हैं बेटा। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद है, हम कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर आप सेल्सियस में लिखना चाहें 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर बेटा आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
आर 101 किलो पास्कल। अच्छा, अगर वो सोल्यूशन होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा वो सोल्यूशन हो, लेकिन अगर वो सोल्यूशन होगा तो हम कहते हैं कि हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर सोल्यूशन कंसंट्रेशन हमारे पास होनी चाहिए 1 मोल पर डीएम क्यूब। हम नॉर्मली एस लेवल पे इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे बेटा, कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है, क्योंकि जाहिर है हर एक केस में हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा, सो हर एक केस में हम कंसंट्रेशन की डिस्कशन नहीं करेंगे बेटा, ये बेटा नॉट। अब बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं एक और चीज, डेल्टा एच एंड नॉट। नॉट से मुराद हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड, डेल्टा से मुराद चेंज, एच अल्लाह अकबर हीट के लिए भी यूज होता है, एंथैल्पी के लिए भी, इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। याद रखें, एंथैल्पी चेंज बेसिकली हीट चेंज ही होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज at constant pressure is known as enthalpy change. Heat change at constant pressure is known as enthalpy change. तो आप यूं कह सकते हो कि ये हमारे पास चीज, अभी बेटा मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट चीजें आपके साथ लिखी हैं, कोई नई चीज, कोई नया कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। अब बेटा आप सबको आइडिया है कि आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। डेल्टा एच नॉट अगर आपके पास पॉजिटिव है, इट मीन दिस इज फॉर एंडोथर्मिक। और ये बेटा चूंकि एग्जामिनर हमसे पूछता है, इसलिए बेटा मैं एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि कोई बच्चे इस चक्कर में ना रहे जी कि जी ये तो ओ लेवल में पढ़ा है, बासुकात छोटी सी मिस्टेक आपके लिए प्रॉब्लम काज कर सकती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी की सारी चीजें डिटेल में बताऊं। डेल्टा एच, अच्छा आर से मुराद रिएक्शन है बेटा, मैं यहाँ पे आर रिएक्शन, डेल्टा एच आर नेगेटिव, ये बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक। अब बेटा मैं अगेन ऑब्वियसली एंडो और एक्सो की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सबने ओ लेवल आईजीसीएसई किया हुआ है, मैं सिर्फ क्विकली रिवाइज करवा देता हूं ताकि कल को आप रिकॉर्डिंग देखें तो आपको पता हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन दोज रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन दोज रिएक्शन विच रिलीज्ड हीट। आपके पास एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है वो डिक्रीज होता है और एक्सो में इंक्रीज होता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी चीज, और फिर हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक मिनट सॉरी, अल्लाह अकबर, यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं एनर्जी, बेशक आप एनर्जी का यूनिट लिखते हैं किलो जॉल पर मोल। यहां पे बेटा हम लिख रहे होते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब बेटा हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसमें चूंकि हीट रिक्वायर्ड होती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, ये बेटा हमारे पास है रिएक्टेंट, ये बेटा हमारे पास है प्रोडक्ट। अब बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको डेल्टा एच कहते हैं। बेशक आप यहाँ पे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन भी कह सकते हैं बेटा जी,
ये इस केस में हमारे पास पॉजिटिव है। और ये जो बेटा हमारे पास पॉइंट होता है जिसे एक्टिवेशन पॉइंट कहते हैं, ये दिस थिंग इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। एक चीज याद रखिएगा, जब मैं अपवर्ड एरो बना रही, जब हम अपवर्ड एरो बनाएंगे इसका मतलब है कि आपके पास हीट रिक्वायर्ड, और जब हम डाउनवर्ड बनाएंगे इट मीन हीट गिवन आउट। ये बेटा थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। रिक्वायर्ड हम कह रही होती है, इसलिए ये हमेशा हमारे पास, ये बेसिकली रिएक्टेंट और एक्टिवेशन पॉइंट, ये इनके दरमियान डिफरेंस होती है। डेल्टा एच जो होता है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान डिफरेंस है। बेशक मैं यहां पे लिख देता हूं, ये बेटा आपके पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बेटा चूंकि एग्जामिनर इससे रिलेटेड ई लेवल में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा आप लोगों को क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं। अब बेटा हम यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। एक हम एक्सोथर्मिक की भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहां पे बेटा हम कहते हैं एनर्जी, बेशक आप यहां पे लिख सकते हो किलो जॉल पर मोल। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये बेटा हमारे पास आ गया रिएक्टेंट, ये बेटा हमारे पास प्रोडक्ट। अब देखें यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन आउट हो गई, एरो डाउनवर्ड आ रहा है आपके पास जी। डाउनवर्ड से मुराद है कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, ये किसके लिए, फॉर एक्स। ये बेटा वो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है हाईएस्ट एक्टिवेशन पॉइंट, ये बेटा रिएक्टेंट और इसके दरमियान डिफरेंस, एंड दिस इज नोन एज ई ए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ई ए इज यूज फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो थी बेटा बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जहां पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास डेल्टा का मतलब चेंज, नॉट मीन स्टैंडर्ड कंडीशन। मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बता दी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर, और अगर सोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। वैसे सोल्यूशन हम नॉर्मली A2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। डेल्टा एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और याद रखिए हमारे पास 90% केसेस में लैब के अंदर चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए बेटा हम इसे एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। डेल्टा एच आर अगर पॉजिटिव है, एंडो है, नेगेटिव है, एक्सो है, ये बेटा हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई। डेल्टा एच आर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के दरमियान डिफरेंस है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हाई है तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, पॉजिटिव है। प्रोडक्ट की एनर्जी लो है तो एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन आउट होगी, इसलिए ये नेगेटिव है। अब बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यूं समझें कि अब हम प्रॉपरली ट्रैक के ऊपर आ गए। ओ लेवल आईजीसीएसई में जब आप बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो आप वहां पे ना बॉन्ड एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन एज इट इज नहीं पढ़ते, पढ़ाई भी जाती है, बास टीचर ऑब्वियसली पढ़ाते हैं। मैं एक जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे को ना ओ लेवल आईजीसीएसई में बॉन्ड एनर्जी अगर इतना भी पता हो कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज हो रही है,
तो ये कंसेप्ट चल जाता है। प्रॉपर एज सच बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो ओ लेवल या आईजीसीएसई में जरूरत नहीं होती, लेकिन ए लेवल में ऑब्वियसली हमें जरूरत है। तो हम यहाँ पे पहली डेफिनेशन, पहला कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या चीज है। अच्छा बेटा, अब तो खैर दोनों में, पहले आईजीसीएसई में ये कॉमन क्वेश्चन होते थे, अब जीसीई में भी ये क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर हमें केमिकल रिएक्शन देता है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड करता है और आपसे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन पूछता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने वहां पे बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव देखी हो बेटा? यानी आपको एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन है उसमें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की हुई है, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वहां पे आपने किसी वैल्यू को नेगेटिव देखा हो? कि एग्जामिनर ने कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी माइनस समथिंग, कभी देखा बेटा आपने? ये ये किधर गया जी? ओ लेवल वाला जी, एक मिनट, ये बेटा हमारे पास है जी। इसमें मैं दिखा देता हूँ बेटा आपको जी, इसमें भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे। ये देखिए, कभी आपने नेगेटिव देखा है बेटा? ये ओ लेवल की वर्कशीट मैंने आपके सामने ओपन किया बेटा, ये ओ लेवल्स के क्वेश्चन है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि एग्जामिनर ने उस वैल्यू को नेगेटिव के तौर पर लिखा हो। वैल्यू जब लिखी जाती है, ये देखिए क्या बेटा, पॉजिटिव लिखी जाती है। कभी सोचा आपने कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए पॉजिटिव होती है? ये जो वर्कशीट मैंने दिखाई थी, ये ओ लेवल और आईजीसीएसई के मिक्स क्वेश्चन थे। बॉन्ड एनर्जी जो होती है, जब हम ओ लेवल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग और एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर वो वैल्यू नेगेटिव में क्यों गिवन नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में क्यों गिवन होती है? क्योंकि इन रियलिटी बॉन्ड एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग से लिंक्ड है। बॉन्ड एनर्जी इज नॉट लिंक्ड विद द बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, आंसर डेल्टा एच का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा। तो बॉन्ड एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या लिखा है बेटा मैंने यहां पे? रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड मीन ऑलवेज एंडोथर्मिक टू ब्रेक 1 mole of covalent bond between atoms in gaseous molecule। बेटा यहाँ पे 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट हमने इंफॉर्मेशन लिखी। पहले नंबर पे हमने लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं 1 मोल, इसलिए बॉन्ड एनर्जी का आप जब भी यूनिट देखोगे तो लिखा हुआ होगा किलो जॉल पर मोल। ये हमेशा 1 मोल के लिए होती है। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। फिजिकल स्टेट मॉलिक्यूल की क्या होनी चाहिए? गैसियस। क्यों बेटा? अगर फिजिकल स्टेट गैसियस नहीं है, आपके पास फिजिकल स्टेट सॉलिड है
या फिजिकल स्टेट अगर आपके पास लिक्विड है और आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो आपके पास जो एनर्जी है, इट मे यूज टू चेंज द फिजिकल स्टेट इंस्टेड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हम बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी हम कहते हैं कि जो हम एनर्जी प्रोवाइड करें, इट हैज ओनली वन फंक्शन, वन रोल, टू ब्रेक द बॉन्ड। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, अच्छा उसमें एक चीज याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं है बेटा। आयनिक बॉन्ड इज नॉट समथिंग के बिटवीन टू एटम हो। मैं यहाँ पे एक रफ पेज कर देता हूँ, इसी को, यस वी कैन यूज इट एज ए रफ पेज। बेटा बात को और से सुनिएगा, ये सोडियम आयन है, राइट, ये क्लोराइड आयन है। ये सिर्फ सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। यहां पे जो क्लोराइड है, ये सोडियम इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। जो यहाँ पे क्लोराइड है, सोडियम इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। जो यहाँ पे क्लोराइड है, सोडियम इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, इट डजंट मैटर इट्स ए मैक्रो मॉलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल। वैसे चूंकि गैसियस स्टेट में हम लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि हम हमेशा गैसियस फॉर्म में लेके जाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल करेंगे। अगर वो मैक्रो होगा, तो ऑब्वियसली हम जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो इट इज नो लॉन्गर द मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि आप उसे गैस में कन्वर्ट करोगे। एनीहाउ, अब बेटा ये आपके पास है H2O। अब ये जो बॉन्ड है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन की है। ये बेटा CH4 है, और बेशक बाकी बना लें, ये सिर्फ इसके हैं। कोई भी आप कोवलेंट बॉन्ड बना लें, Cl2, ये सिर्फ इन दो के दरमियान है। तो हमें पता है कि अट्रैक्शन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन बाय दिस न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस, याद है हमने कोवलेंट बॉन्ड को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए पढ़ा था। हमने कहा था इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग न्यूक्लियाई। यहां पे ये डायरेक्शन लेस है, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी, जो फ्रंट पे होगा वो भी अट्रैक्ट करेगा, बैक पे होगा वो भी करेगा। तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज होती है, गैशियस मॉलिक्यूल के लिए यूज होती है। 1 मोल एनर्जी रिक्वायर्ड, मैंने 4 पॉइंट अंडरलाइन किए हैं फॉर टू स्कोर। मोल लिखना लाजमी है, कोवलेंट बॉन्ड लिखना लाजमी है, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड लिखना लाजमी है, गैशियस मॉलिक्यूल्स, ऑल 4 पॉइंट्स आपके होंगे, यू विल गेट टू स्कोर। अब बेटा मैं यहां पे नेक्स्ट आपको बताता हूं, इसी चीज को बेटा हम यहां पे आगे लेके चलते हैं। लेट से आपके पास है जी हाइड्रोजन H2 गैशियस प्लस Cl2 गैशियस, इट इज चेंजिंग इनटू 2HCl गैशियस। अब बेटा हम वही ओ लेवल IGCSE वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड। किसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग। बेशक ये लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आप लिखते हो एनर्जी गिवन आउट। किसके लिए बेटा गिवन आउट है? बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत रेयर ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही हो। इन मेजॉरिटी केसेस दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, जैसे ये आपके पास है। अब बेटा आपको एग्जामिनर जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करता है, लेट्स से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब बेटा एक्यूरेट वैल्यू डाटा बुकलेट में प्रोवाइड होगी। अब तो खैर डाटा बुकलेट नहीं होता, जो आपका पेपर होगा उस पेपर में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के बाद होगी। लेकिन हम यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू लिख देते हैं 436 किलो जूल पर मोल। इसमें बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, परेशान नहीं होना। क्लोरीन क्लोरीन इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 242 किलो जूल पर। हाइड्रोजन क्लोरीन इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है +431
किलो जॉल पर मोल। अब बेटा आप यहां पे देख सकते हो जी बहुत इजीली, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो H2 हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, Cl2 हम क्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन है। आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप रिक्वायर्ड को सेपरेट, रिलीज को सेपरेट एंड ओवरऑल आप वो लिख सकते हैं बेटा। तो मैं यहां पे बेटा आपके सामने लिख के चलता हूं, यहां पे हम लिखते हैं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस बेटा आपके पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन, पीछे का इसको हटा लें, माइनस आपके पास 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। तो यहां पे बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 436, क्लोरीन क्लोरीन की है 242, ये बेटा आपके पास माइनस 2 इंटू 431, और ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा ये 678 माइनस 862। तो बेटा कितना आंसर आ जाता है, कैलकुलेटर अगर आपके पास है काइंडली जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। आई थिंक सो -184 किलो जॉल पर मोल। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम? नहीं है बेटा जी, इट्स वेरी सिंपल। अब इसमें ना वही चीज है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे ना बेटा, अब ऑब्वियसली ओ लेवल स्टाइल के क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे ई लेवल स्टाइल के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगी, हम इंशाल्लाह ताला कल कुछ क्वेश्चन इसके देखेंगे, ठीक है। मैं वर्कशीट पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और इसके क्वेश्चन वगैरह भी, ठीक है जी। वर्कशीट में थोड़ी सी मैंने मॉडिफिकेशन करनी है लिटिल बिट, वैसे तो रेडी है लेकिन रिसेंट पेपर के कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड करनी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट इंशाल्लाह आई विल शेयर दैट। अब बेटा हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अब ये बिल्कुल न्यू डेफिनेशन है आप लोगों के लिए, इसे बेटा हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा एक चीज बेटा मैं बता दूं, जब हमने बॉन्ड एनर्जी की बात की थी, मैंने खैर यहाँ पे हाईलाइट भी किया था, ये हमेशा बेशक आप लिख लें ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ताकि कल को आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, और कुछ में एग्जामिनर लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि कब हमारे पास ये पॉजिटिव है, कब ये बेटा हमारे पास नेगेटिव है, एंड ऑल द थिंग्स। अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बेशक आप एंथैल्पी चेंज लिखते हैं, ये बेटा डेल्टा इसका मतलब है चेंज, एच बेटा हमारे पास एंथैल्पी के लिए, नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए बेटा हम एफ लिखेंगे। ये जो एफ है ये बेसिकली इस फॉर्मेशन के लिए, मैंने दोनों को सेम कलर से इसलिए किया कि आपको याद रह जाएगा बेटा। ये बेटा हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, मीन एंडोथर्मिक हो सकता है, और इट मे बी नेगेटिव एज वेल,
मीन एक्सोथर्मिक। ये बेटा डिपेंड करता है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी एंडो और इट मे बी एक्सो। कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी विच आर ऑलवेज एक्सो, जैसे कंबस्टन है। कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी विच आर ऑलवेज एंडो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बॉन्ड एनर्जी। और कुछ वैल्यूज हैं, डिपेंड करता है, दे मे बी एंडोथर्मिक, दे मे बी एक्सोथर्मिक, जैसे फॉर्मेशन आ गई। तो डेफिनेशन इसकी क्या है बेटा? चेंज इन एंथैल्पी, यानी हम कह रहे हैं कि हमारे पास एंथैल्पी चेंज है, विच मे बी पॉजिटिव, विच मे बी नेगेटिव। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, पहले मैं लिख दूं फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स in standard form at standard condition। सॉरी, मैं यहीं पे थोड़ा सा करके ये इसलिए लिख रहा हूं कि ये डेफिनेशन इसी पेज के ऊपर पूरी हो जाए और मैं इसे इसी जगह पे एक्सप्लेन कर सकूं। अब बेटा यहाँ पे ना इस डेफिनेशन के कुछ सेक्शंस हैं। पहले नंबर पे हमने जब डेफिनेशन लिखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो होता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट। क्यों? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्मिंग। किससे बन रहा है बेटा? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, यानी प्रोडक्ट 1 मोल कंपाउंड है, रिएक्टेंट बेटा हमारे पास एलिमेंट्स हैं। फिर हमने यहां पे दो चीजें लिखी, एक बेटा हमने लिखा इन स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा बेटा हमने लिखा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब बेटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है? आपके पास है ना कार्बन बेटा, अब कार्बन आपके पास डायमंड भी हो सकता है, कार्बन ग्रेफाइट भी है, कार्बन बकीबाल भी है, लेकिन मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट होता है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट हम कहते हैं। अब बेटा देखिए ऑक्सीजन है मिसाल के तौर पर, मैं इसे और सिंप्लीफाई, ऑक्सीजन को हम ओ कभी भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बेटा? ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, हम जब भी लिखेंगे हम O2 लिखेंगे। वैसे ऑक्सीजन O3 भी है, ओजोन भी है, दिस इज आल्सो ऑक्सीजन ओजोन, लेकिन दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम कंसीडर करते हैं तो हम कहते हैं O2 गैसियस। ना तो हम मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन लिखते हैं, ना ही हम ओजोन लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? O2। यानी यूं समझें कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद है जो नॉर्मली हम किसी एलिमेंट की स्टेट लिख रहे होते हैं, जो हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बताता हूं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। डेफिनेशन की तरफ दोबारा आते हैं। प्रोडक्ट कंपाउंड होना चाहिए, रिएक्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा बेटा बाजू का तो ना एग्जामिनर कहता है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, यानी वो इस स्टैंडर्ड को नहीं लिखता, तो आप भी फिर डेफिनेशन में स्टैंडर्ड को मत लिखिएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर कहे, नॉट ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला नॉट, आप डायरेक्ट लिखोगे चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एट स्टैंडर्ड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा मैं आपके सामने, अच्छा मैं आपके सामने ना एक वाटर की बात कर लेते हैं, लेट्स सी। अब वाटर हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 मोल ऑफ कंपाउंड H2O
स्टैंडर्ड कंडीशन पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। वाटर में बेटा कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। डाई एटॉमिक होता है, फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस। सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा इसमें? वाटर में ऑक्सीजन, डाई एटॉमिक है, फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस। अब बेटा याद रखिएगा, डेफिनेशन में हमने स्पेसिफिकली कहा है प्रोडक्ट का 1 मोल होना चाहिए, हम 2H2O नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट का 1 मोल होना चाहिए। अब हम रिएक्टेंट को इसके हिसाब से बैलेंस करेंगे। H2, यस H2, O है, यहाँ पे O2 है, हम बैलेंस करने के लिए फ्रैक्शन यूज करेंगे। हाँ, ओ लेवल आईजीसीएसई में नॉर्मली बताया जाता है कि आप फ्रैक्शन से अवॉइड करें, हालांकि गलत नहीं होती, बट नॉर्मली एक हम जब देखते हैं तो अवॉइड करती है। बट ए लेवल में बेटा हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए वी नीड द फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, अब मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूँ। मैं यहाँ पे ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ इक्वेशन लिखूंगा, आपने मुझे बताना है इसमें कौन सी इक्वेशन ठीक है। ठीक है, मैं 3-4 इक्वेशन लिख रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि सर 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, चौथी भी लिख देंगे। एबीसी में जानबूझ के नहीं लिख रहा, एमसीक्यू टाइप में नहीं बनाना चाह रहा। ये बेटा मैं पहले नंबर पे लिख रहा हूं CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस चेंजिंग इनटू CaCO3 सॉलिड। हमने चेक क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की है। थोड़ा सा ऐसे ही एक टेस्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा आप लोगों को एक अलर्ट में करता हूं। अब बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं कैल्शियम सॉलिड प्लस बेटा आपके पास ओ गैसियस प्लस कार्बन सॉलिड चेंजिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, और यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं 2 कैल्शियम सॉलिड प्लस 3 मोल ऑफ O2 गैसियस प्लस 2 कार्बन सॉलिड, कार्बन के नीचे ग्रेफाइट भी आप लिख सकते हो, चेंजिंग इनटू 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। आपके ख्याल में इनमें से विच इक्वेशन इज मोर एक्यूरेट? अगर आपको एक से ज्यादा लग रही है तो आप एक से ज्यादा भी बता सकते हो। ठीक है, और बताइएगा बेटे, शाबाश। आप डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ सकते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है बेटा। शाबाश। जी बेटा जी। कोई भी बचा बेटा? 2, और बेटा कोई बचा? 3 एंड थर्ड। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, शाबाश। डेफिनेशन क्या लिखी है बेटा? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यहां पे कितने मोल हैं बेटा? 2 मोल, ये रॉन्ग हो गई। डेफिनेशन क्या है बेटा? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, और आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कितने मोल हैं बेटा? 2 मोल, इसलिए हमने इसको रॉन्ग कर दिया। फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, जबकि ये क्या है बेटा? कंपाउंड है, इसलिए हमने इसको भी रॉन्ग कर दिया। अब देखिए मैं डेफिनेशन आपके साथ पढ़ रहा हूं।
चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल, तो ये गलत हो गया। कंपाउंड फार फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये भी गलत हो गया। आगे क्या लिखा था? इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑक्सीजन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। मैंने वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी कहा था, एक से ज्यादा ठीक हो तो आप बता सकते हो। अब हम 100% श्योर कि आपको ये डेफिनेशन याद रह जाएगी, और एक्चुअली जो आपके पास आएगी वो ये है बेटा, कैल्शियम फिजिकल स्टेट सॉलिड प्लस बेटा आपके पास 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस प्लस बेटा आपके पास कार्बन सॉलिड, इट इज चेंजिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ये बेटा हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बेटा, हमने इससे ना पूरी डेफिनेशन को रिवाइज कर लिया। चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of compound, this is wrong, forming from its element, these are not the element, जो mistakes है मैं उन्हें highlight कर रहा हूं। in standard form, this is not the standard form। तो इन तीनों इक्वेशन में जो हाईलाइटेड है, दीज आर द मिस्टेक। इसलिए बेटा हमारे पास जो प्रॉपर इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन आ गई, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फार्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट, और ये बेटा हमारे पास करेक्ट इक्वेशन आ गई। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, एक चीज याद रखें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एग्जामिनर कोई भी कंपाउंड हमें दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं, राइट एन इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने ये देखना है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें बेटा कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, कार्बन की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। बाय द वे आपको बाजुकात यूं भी लिखे मिलेगा, कार्बन ग्रेफाइट, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्लस बेटा आपके पास ऑक्सीजन डायटोमिक फिजिकल स्टेट गैसियस, चूंकि 1 ऑक्सीजन है तो हम 1/2 लिखेंगे। अब आपके पास कुछ एमसीक्यूज में एग्जामिनर ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट भी कहा हुआ है, KMnO4 आपके पास सॉलिड। तो अब बेटा आपके पास 3 एलिमेंट आ गए, 1 इज पोटेशियम फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, अदर वन इज मैंगनीज फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, मेटल्स हैं इस वजह से बेटा। अदर वन इज ऑक्सीजन विच इज गैसियस डाइएटॉमिक, O4 की वजह से हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बेटा है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा?